नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में जिस बिंदु के बारे में चर्चा की थी, आज उसी बिंदु से प्रारंभ करके या उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का जो बिंदु होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं बिना वक्त गवाए। और आज का जो बिंदु है व्याकरण, यानी व्याकरण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बार पिछले बिंदु के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी शब्द था कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का, या मैं कह सकता हूँ पारसी या ईरानी भाषा का था। फिर इसके बाद में हिंदी शब्द की उत्पत्ति या विकास क्रम के बारे में चर्चा की थी। फिर इसके बाद में हिंदी शब्द यानी हिंदी क्या है, एक भाषा, और भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। फिर इसके बाद में विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। फिर भाषा के 3 प्रकार बताए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आज एक नए बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो बिंदु है वो है व्याकरण। यानी व्याकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्याकरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, और व्याकरण का जो विद्वान होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, और व्याकरण शब्द की जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि व्याकरण शब्द है, इसके जो पर्याय होते हैं या पर्यायवाची होते हैं वो सबसे पहले बात करें तो व्याकरण को एक शास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शास्त्र भी कह सकते हैं। नंबर 2 नाम की बात करें तो ये व्याकरण को एक पुस्तक भी कह सकते हैं और इसे एक ग्रंथ भी कह सकते हैं। व्याकरण एक पुस्तक है, शास्त्र है, ग्रंथ है या मैं कहूँ संस्करण है या एक विद्या है। अगर व्याकरण शब्द की बात करें तो व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो वी प्लस आतो उपसर्ग और संस्कृत की क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो, इसमें वी और आ तो उपसर्ग हैं, संस्कृत की क्री धातु है और प्रत्यय की बात करें तो ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण के पर्याय शास्त्र, पुस्तक या ग्रंथ होते हैं। बात करें व्याकरण शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होता है वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस आ प्लस करण है। बात करें जो व्याकरण का विद्वान या ज्ञाता होता है उसे एक शब्द में कहते हैं वैयाकरण। यानी जो व्याकरण का विद्वान या व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण को पढ़ाने वाला होता है, उसे एक शब्द में कहते हैं वैयाकरण। फिर से देखें, व्याकरण शब्द का जो पर्याय होगा शास्त्र, पुस्तक, ग्रंथ, या मैं कह सकता हूँ व्याकरण का सही संधि विच्छेद होगा वी प्लस आ प्लस उपसर्ग होंगे, संस्कृत की क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। बात करें व्याकरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो वी और आ तो इसमें उपसर्ग होंगे और करण इसमें शब्द मूल शब्द होगा। बात करें व्याकरण की तो व्याकरण का जो विद्वान या ज्ञाता होता है उसे एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। फिर बात करें दोस्तों तो व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा क्या कहती है कि वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना सीखा जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। फिर से समझे, वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से लिखना सीखा जाता है उसे व्याकरण शास्त्र या कह सकते हैं व्याकरण पुस्तक या कह सकते हैं व्याकरण ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद में चर्चा करें तो जो व्याकरण है या भाषा है इसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण या भाषा के अंगों की बात करें तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 पे चर्चा करें शब्द,
और नंबर 3 की बात करें तो वाक्य। व्याकरण कहो या भाषा कहो, इसके 3 अंग होते हैं, या व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक तो वर्ण, नंबर 2 शब्द, और नंबर 3 पर बातें करें तो वाक्य। इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस सृष्टि में अगर कोई आई तो वो आई थी कौन है? ध्वनि। कौन आई थी? ध्वनि। और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जब भगवान शिव जी से माँ पार्वती रूठ कर चली जाती है और भगवान शिव जी अपना वाद्य यंत्र जो बजाते हैं डमरू, उससे जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, वही क्या कहलाई? ध्वनि कहलाई। और इसका जो लिखित रूप ही है वो क्या कहलाता है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक मेल से बनता है क्या? शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। क्या बनते हैं? वाक्य। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो देखो, मौखिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। और बात करें लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। बात करें नंबर 3 की, तो अगर मौखिक भी ना आए प्रश्न, लिखित भी ना आए, केवल आ जाए भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है, तो क्या कर देंगे? वर्ण। और नंबर 3 की बात करें, अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? शब्द। नंबर 4 पर बात करें तो भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे लघुतम या छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़े अंग की बात करें तो भी क्या होता है? वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। एक बार साथियों, यहाँ तक आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चर्चा में आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार यहाँ तक का फिर से समझने की कोशिश करें कि जो व्याकरण है इसका पर्याय होता है, व्याकरण का पर्याय होता है शास्त्र, पुस्तक या ग्रंथ। और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति की बातें करें तो वी प्लस आ, तो इसमें उपसर्ग है। और संस्कृत की क्या क्रिया क्या है? धातु। और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कौन सा? इसमें ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण शब्द बना। व्याकरण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस आ प्लस कर्ण होता है। बात करें जो व्याकरण का विद्वान या ज्ञाता होता है उसे एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। और व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो व्याकरण की परिभाषा होती है कि वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि होती है और इसी का जो लिखित रूप या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। बात करें अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द होते हैं। बात करें भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य। या प्रश्न बने कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई या भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, बात करते हैं सबसे पहले वर्ण शब्द पे। साथियों वर्ण सबसे पहले बात करेंगे वर्ण बिंदु पर। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो मौखिक भाषा की सबसे लघुतम या छोटी जो इकाई होती है वो होती है क्या? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है।
और ध्वनि का जो लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। परिभाषा नंबर 2 की बात करें तो मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा कमल, क्या शब्द लिखा, कमल। अब कमल शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कै, मैं और ले, कै, मैं, ले। फिर इससे आगे इनके जो खंड करें तो क्या हो जाएंगे, कै को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए, यानी कै में क्या मिला हुआ, ए। फिर इसके बाद में मैं के टुकड़े करें तो मैं में क्या मिला हुआ, ए। फिर ले के टुकड़े करें तो ले में भी क्या निकाल देंगे, ए। अब इनसे अधिक टुकड़े इनके नहीं किए जा सकते तो इन्हें ही क्या कह देंगे, इन सबको ही क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, अर्थात मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 55। और बात करें देवनागरी लिपि में तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या होती है 52। मूल रूप से वर्ण होते हैं 52, मुख्य रूप से वर्णों की संख्या होती है 44। बात करें संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर, संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर और वर्णों की संख्या कितनी कर देंगे, 48। इससे अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या होती है 63 या 64। देखो, मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55 होती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। मूल रूप से वर्णों की संख्या 52, मुख्य रूप से वर्णों की संख्या होती है 44 और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी, 48। और संस्कृत भाषा में वर्ण होते हैं 63 या 64। प्रश्न बने पाणिनि व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या होती है तो कितना कर देंगे, 63 या 64, 63 या 64। फिर इसके बाद में वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 की बात करें तो स्वर और नंबर 2 की तो व्यंजन। देखो, वर्णों को 2 भागों में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, ये अपने आप ही स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तो इन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं कितने, 13, जिन्हें क्या कहते हैं, अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और हिंदी भाषा में कहते हैं इन्हें स्वर। और 11 स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। फिर इन 11 स्वरों को मात्रा और कालमान के आधार पर, मात्रा और कालमान के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। एक नंबर पे देखो, मात्रा या कालमान के आधार पर, कालमान
या मात्रा के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। मूल स्वर, इसी का दूसरा नाम ह्रस्व स्वर, तीसरा नाम लघु स्वर, इन्हीं का चौथा नाम छोटा, इन्हीं का पांचवा नाम एक मात्रिक स्वर और इन्हीं का जो छठवां नाम है अखंडित स्वर। कौन से स्वर? अखंडित स्वर। और इसमें आ जाएंगे ए, ई, उ, री। संख्या पूछे तो कितनी? 4। देखो, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या अखंडित स्वर, और इसके अंतर्गत आएंगे ए, ई, उ, री। और संख्या की बात करें तो कितनी? 4। नंबर 2 पे बात करें तो दीर्घ, दीर्घ का दूसरा नाम गुरु स्वर, गुरु का ही तीसरा नाम बड़ा स्वर, चौथा नाम द्विमात्रिक स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर दो मात्रा का समय लगे या मूल स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। तो कितनी संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 7। इनको दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और ये हो जाएंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। और संख्या की बात करें तो 7। 7 और 4 11, यानी 7 और 4 11। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है मात्रा या कालमान के आधार पर। एक पे मूल स्वर, इसी का दूसरा नाम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक, अखंडित। संख्या की बात करें तो 4। कौन कौन से होंगे? ए, ई, उ, री। नंबर 2 पे दीर्घ, दीर्घ का दूसरा नाम गुरु, तीसरा नाम बड़ा, चौथा नाम द्विमात्रिक स्वर। और इसके अंतर्गत आएंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। फिर इसके बाद में एक नंबर 3 पर चलता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। देखो, मात्रा या कालमान के आधार पर तो ये 2 ही रूप होंगे इनके, लेकिन एक तीसरा अलग से चलता है और उसे कहते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत की परिभाषा होती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर तिगुना समय लगे। कितना समय लगे? तिगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत हिंदी में होते हैं कितने? 8। यानी हिंदी भाषा में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। जैसे बात करें तो ओम, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मूल स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत के अंतर्गत जैसे ओम, बात करें संख्या की तो प्लुत की संख्या मानी जाती है कितना? 8। 7 तो दीर्घ वाले और 1 हो जाएगा ए, यानी 7 तो दीर्घ स्वर और 1 ए। ये 8 होते हैं हिंदी में प्लुत स्वर। फिर नंबर 4 पर बात करें संयुक्त स्वर, इसी का दूसरा नाम सजातीय स्वर। और ये होते हैं संयुक्त या सजातीय स्वर। संयुक्त की जगह आप पहले ये वाला देख लेते हैं भेद। देखो, शुद्ध रूप से दीर्घ और सजातीय। शुद्ध रूप से दीर्घ और सजातीय स्वर होते हैं कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। इन 3 स्वरों को शुद्ध रूप से दीर्घ माना जाता है। जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो केवल जो संधि बनेगी वो 3 ही स्वरों की बनती है, तो इसलिए इनको शुद्ध दीर्घ माना जाता है। और इन्हीं को सजातीय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इनका निर्माण 2 समान जाति वाले स्वरों से मिलकर हुआ है। जैसे आ मिलकर बना ए और ए के मिलने से क्या बना? आ। बात करें ई और ई के मिलने से क्या बनी? दीर्घ ई।
ऊ व ऊ के मिलने से क्या बना, दीर्घ ऊ। तो ये दो समान जाति वाले स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हुआ, तो इसलिए इनको सजातीय स्वर कहते हैं। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे चलता है नंबर 4 5 पे संयुक्त स्वर। संयुक्त का ही दूसरा नाम विजातीय स्वर, और इसके अंतर्गत आएंगे ए, आई, ओ, औ। इन 4 को अलग से नाम दिया जाता है संयुक्त या विजातीय स्वर। विजातीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए का निर्माण हुआ है ए प्लस ई के मिलने से, आई का निर्माण होता है ए प्लस ए के मिलने से, ओ का निर्माण होता है ए प्लस ऊ के मिलने से, और औ का निर्माण होता है ए प्लस ओ के मिलने से। यानी दो विभिन्न प्रकार की जाति के स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हुआ, तो इसलिए इनको कह देते हैं विजातीय स्वर। और ए का निर्माण हुआ ए और ई के मिलने से, आई का निर्माण हुआ ए प्लस ए के मिलने से, ओ का निर्माण हुआ ए प्लस ऊ के मिलने से, औ का निर्माण हुआ ए प्लस ओ के मिलने से। इसके बाद में चलती है नंबर 5 6 पे अयोग वाह ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ, अयोग वाह ध्वनियाँ। और अयोग वाह ध्वनियाँ होती है 2, अंग और अह। कौन कौन सी होती है, अंग और अह। इन 2 को कहा जाता है अयोग वाह ध्वनियाँ। इनका प्रयोग मुख्य या शुद्ध रूप से स्वरों के साथ ही होता है, या इनका प्रयोग मुख्य रूप से स्वरों के साथ ही किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कंगन, दिखाई तो दे रहा है ये व्यंजन के ऊपर, लेकिन इसका खंडन करेंगे तो देखो कै को हलंत करते ही आगे क्या आ जाएगा, अनुस्वार। क्या आएगा, अनुस्वार, फिर ग अलग हो जाएगा, इसमें से ए निकलेगा, ये क्रम आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसके बाद में व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो वर्णों को 2 भागों में बांटे। 1 नंबर पे स्वर। स्वर की परिभाषा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, और हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। नंबर 2 भेद होगा इसका व्यंजन। वर्णों का नंबर दूसरा जो भेद है वो है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें सहायता किनकी लेनी पड़ेगी, स्वरों की। किनकी लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, और सहायता लेनी पड़ेगी, फिर इनका उच्चारण करेंगे तो वही क्या कहलाएंगे, व्यंजन। और व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है, लेकिन इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने क व्यंजन लिखा, मैंने क लिख तो दिया, इसमें अलग से ए स्वर लिखना पड़ा क्या, नहीं। लेकिन इसका जब उच्चारण करेंगे तो क बोलेंगे तो साथ में उच्चारण किसका करना पड़ेगा, ए का। किसका करना पड़ेगा, ए का। तो व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है, लेकिन इनका क्या नहीं हो सकता, उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 37 और मुख्य व्यंजन होते हैं कितने, 33। कुल व्यंजन 37 और मुख्य व्यंजन होते हैं कितने, 33। नंबर 1 पर बात करें तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, 1 नंबर पे बात करें तो स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। प्रश्न बने कि स्पर्श व्यंजन होते हैं तो कैसे लेकर मैं तक होते हैं, कौन से, स्पर्श व्यंजन। इनकी परिभाषा परीक्षा में कभी भी नहीं पूछी जाती। यानी स्पर्श व्यंजन निम्न में से है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे लेकर और मैं तक कौन से व्यंजन होंगे, स्पर्श व्यंजन। संख्या की बात करें तो कितने, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। नंबर 2 पे बात करें तो अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और ये होते हैं य, रे, ले, व, और संख्या कितनी, 4। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रे, ले, व, और संख्या की बात करें तो 4। संख्या कितनी, 4।
चार कौन कौन से, य, रे, ले, वे। कई बार परीक्षा में इनका व्यवस्थित क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले य, फिर रे, फिर ले और फिर वे। यदि बात करें संधि के अनुसार इनका क्रम, तो संधि के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? संधि के अनुसार व्यवस्थित क्रम होगा अंतस्थ व्यंजनों का। तो पहले य, फिर वे, फिर रे और ले। अगर संधि के अनुसार पूछे तो सबसे पहले य, वे, रे, ले। और वर्णमाला के अनुसार या अंतस्थ व्यंजन का व्यवस्थित क्रम होता है तो य, रे, ले, वे। बात करें नंबर 3 की, तो होते हैं ऊष्मी व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी में चलते हैं से, है। ये से कौन सा? तालव्य। ये से मूर्धन्य और ये से कौन सा? दंत्य। इसे कहते हैं क्या? काकल्य। क्या कहते हैं? काकल्य। फिर इसके बाद में नंबर 4 की बात करें तो उत्क्षिप्त, इसी का दूसरा नाम प्रताड़ित, तीसरा नाम ताड़नजात, चौथा नाम होता है फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन, और इसमें आएंगे ड और ढ। यानी इन दो व्यंजनों को उत्क्षिप्त या प्रताड़ित या ताड़नजात या फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजनों का नाम दिया जाता है, और इसके अंतर्गत आएंगे ड और ढ। कौन कौन से आएंगे? ड और ढ। नंबर 5 की बात करें तो चलता है लुंठित, इसी का दूसरा नाम प्रकंपित, तीसरा नाम लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन, और इसमें आता है अकेला रे। रे को देखो अलग से नाम दिया गया है, लुंठित, प्रकंपित या लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन। तो अकेला कौन सा आएगा? रे। नंबर बात करें 6 की, तो एक चलता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक में आता है अकेला ले। कौन सा? ले। पार्श्व का मतलब होता है बगल। पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर प्राण वायु या श्वास वायु जिह्वा के दोनों बगलों से निकल जाए वो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत आता है अकेला ले। फिर इसके बाद में बात करें तो संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन चलते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षय, त्रय, ग, श्रय। देखो क्षय, त्रय, ग, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षय का निर्माण हुआ है क, आधा तो क, पूरा से, और से को भी आधा करेंगे तो ए। इन सब से मिलकर क्षय बना। त्रय का निर्माण आधा तय, पूरा रे को आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार ग का निर्माण हुआ आधा तो जय, पूरा य, और य को भी आधा करेंगे तो ए। श्रय का निर्माण होता है आधा से, पूरा रे को भी आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ए। यानी इनका जो निर्माण क्रम है वो होता है क्षय मिलकर बनता है, इन सब से त्रय मिलके बना है आधा तय, पूरा रे, और रे को भी आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार इन चारों संयुक्त व्यंजनों का निर्माण क्रम है। इन 4 के अलावा भी 2 आजकल प्रचलन में हैं, और वो 2 हैं, एक तो प्र, और एक विद्यालय में जो द लिखा जाता है। तो प्र का निर्माण हुआ आधा तो प, पूरा रे, और रे को भी आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार ध का निर्माण हुआ आधा तो द, पूरा य, और य को भी आधा करेंगे तो ए। देखो प्र, ये जो नीचे र है, तो नीचे वाला वर्ण तो हमेशा होता है पूरा, और जो ऊपर होता है वो होता है हमेशा आधा। यानी इसमें रे तो नीचे है, रे तो हो जाएगा पूरा, और रे के ऊपर प है तो प हो जाएगा आधा। तो ये था संयुक्त व्यंजनों का या वर्णों का व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद में कुछ स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दोनों का मिश्रित रूप में अध्ययन करेंगे। यानी अब तक तो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग भागों में या अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किए, अब दोनों का स्वर और व्यंजनों का मिश्रित रूप में वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले
स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, कंपन या गूंज या नाद के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। देखो, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज या नाद के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो घोष, नंबर 2 पे बात करें तो अघोष। घोष और अघोष, यानी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, घोष और अघोष। कई विद्वान अपनी जो किताब पुस्तक है उनमें इनको वर्ण ना कहकर व्यंजन नाम दिया गया है, लेकिन जहां पर स्वर और व्यंजनों का मिश्रित रूप से अध्ययन करेंगे तो अपने आप ही क्या बन जाएगा? वर्ण। तो वर्णों को दो भागों में बांटेंगे, स्वर तंत्रिका में कंपन या गूंज या नाद के आधार पर। और वैसे घोष का मतलब भी क्या होता है? गूंज। तो देखो, घोष की परिभाषा क्या कहेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज या नाद होता है उन्हें घोष वर्ण कहेंगे। और घोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस में य, रे, ले, वे, है और सभी कौन है? स्वर। सभी कौन? स्वर आते हैं। घोष की परिभाषा कहती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा? कंपन, क्या होगी? गूंज, क्या होगा? नाद होगा, तो वो घोष वर्ण कहलाएंगे। और घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष। घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो घोष वर्णों की संख्या 15 प्लस 5 ये प्लस 11 सभी स्वर, तो 11 स्वर और संख्या कितनी कर देंगे? 31। कितनी हो जाएगी? 31। ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा है तो देखो कैसे लेकर और जो मैतक है, कैसे लेकर मैतक है, तो प्रत्येक वर्ग में 5 का एक वर्ग बनता है। तो प्रत्येक वर्ग का कै वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा कौन सा? कै वर्ग का तीसरा कौन सा? गै, चौथा कौन सा? घै और पांचवा कौन सा? ण। इसी प्रकार चय वर्ग का भी ले लेंगे, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का। इसी प्रकार मैतक एक वर्ग बनता है। और कैसे मैतक? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 31। और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद नहीं होगा उन्हें अघोष कहेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क्यों तीसरा और चौथा, पांचवा तो घोष, तो बच गए पहले और दूसरा। पहला और दूसरा, साथ में क्या क्या बच गए? से। और इनकी संख्या की बात करें तो 10 + 3 = 13 होती है। कौन से वर्णों की संख्या 13 होती है? तो अघोष की। कौन से वर्णों की संख्या 31 होती है? तो सघोष या घोष की। कौन से वर्णों के अंतर्गत सभी स्वर सम्मिलित किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा घोष। कौन से वर्णों के अंतर्गत ये, रे, ले, वे, है आते हैं? तो घोष वर्णों के अंतर्गत। इसके बाद में अगला वर्गीकरण होगा है प्रयत्न या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर की बात करें तो अल्प प्राण, नंबर 2 की बात करें तो महाप्राण। देखो, प्रयत्न या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा होगी वो है जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प का मतलब थोड़ा समय लगे। क्या होगा अल्प का मतलब? थोड़ा या कम। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर थोड़ा समय लगे उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं।
और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करें, क, ख, ग, घ, ण, तो क का अंग्रेजी क्या बनाते हैं के, ख का क्या बनाते हैं के एच, ग का जी, घ का जी एच और ण का क्या बनाते हैं एन। तो देखो के और के एच को बोलने में कम समय किस में लगा, के में। जी और जी एच को बोलने में कम समय जी में और फिर एन में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, साथ में य, र, ल, व और सभी स्वर, सभी कौन स्वर, ये अपने आप में कैसे वर्ण होंगे, अल्प प्राण। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या होगी 15 प्लस 4 प्लस 11 बराबर 30 होती है। तो बात करें महाप्राण वर्णों की, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्णों से थोड़ा अधिक समय लगे, अधिक समय लग रहा है तो हो जाएंगे कौन कौन से, इससे अधिक देखो दूसरे में लग रहा है और इससे अधिक चौथे में लग रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस में स है, ये अपने आप में होते हैं महाप्राण वर्ण। और संख्या की बात करें तो 10 प्लस 4 बराबर 14 होती है। तो कौन से वर्णों की संख्या 14 होती है, महाप्राण वर्णों की। कौन से वर्णों की संख्या 30 होती है, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। कौन से वर्णों के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल, व, तो हो जाएंगे अल्प प्राण। कौन से वर्णों के अंतर्गत उसमें व्यंजन आते हैं, स है, तो कौन सा, महाप्राण। इसके बाद में जो वर्गीकरण है वो है देखो, अगला भेद है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, किसके, स्वरों के। यानी स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होठों की गोलाई के आधार पर। कितने भाग, दो भेद होते हैं। एक नंबर पे वृत्ताकार या जिसे कह सकते हैं व्रतमुखी, नंबर 2 पे अवृत्ताकार जिसे क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी। देखो, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, वृत्ताकार और वृत्तमुखी, दोनों एक ही नाम है। अवृत्ताकार कहो चाहे अवृत्तमुखी कहो। वृत्ताकार किसे कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाए। फिर से समझने की कोशिश करें, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहेंगे। और 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो ऊ, ओ, औ, इन 4 स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ अपने वृत्त की तरह क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। आपके नहीं समझ में आया हो तो आप इन 4 का उच्चारण करके देखना, आपके ओष्ठ क्या हो जाएंगे, वृत्त की तरह गोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वृत्त की तरह गोल हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है किसी के तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख देना और आपका जो भी नहीं समझ में आया है वो दोबारा से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में वृत्ताकार के बाद में अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल ना होकर फैल जाएं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। और इसमें बच गए कितने, ए, आ, ई, री, ए, आई। संख्या की बात करें तो 7। तो देखो 7 और 4 11, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इन 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाएं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ वृत्त की तरह गोल ना होकर फैल जाएं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके बाद में वर्गीकरण फिर से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की
क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके भाग हैं ये? स्वरों के। किसके आधार पर? जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर। 1 नंबर पे बात करें तो अग्रस्वर, नंबर 2 पे बात करें तो मध्य स्वर, और नंबर 3 की बात करें तो पश्च स्वर। देखो, अग्र किसे कहेंगे, मध्य किसे कहेंगे और पश्च किसे कहेंगे? सबसे पहले जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने भेद करेंगे? 3 भेद करेंगे। 1 नंबर अग्रस्वर, 2 नंबर मध्य स्वर, 3 नंबर पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, अग्र का मतलब होता है आगे वाला भाग, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग क्रियाशील रहे उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत ई उ नहीं, ये नहीं आएंगे, ई ए आई री। संख्या की बात करें तो 5। देखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग क्रियाशील रहेगा, कौन कौन से? ई ए आई री। इन 5 का उच्चारण करने पर जिह्वा का आगे वाला भाग क्रियाशील रहता है। और मध्य की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का मध्य भाग, बीच वाला भाग क्रियाशील रहे उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य में आएगा ए, अकेला कौन आएगा? ए। बात करें नंबर 3 की तो पश्च स्वर। पश्च किसे कहेंगे? कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का पीछे वाला भाग, पश्च भाग क्रियाशील रहे उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से? आ, उ, ओ, औ। संख्या कितनी? 5। तो देखो, 5 तो मध्य, 5 तो पश्च स्वर, 1 मध्य और 5 अग्र। 5 और 1 6, 6 और 5 11। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी कितनी? 11। इन 11 स्वरों को जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। इसके बाद में चर्चा करें अगले भेद की, तो अगला भेद जो है वो है दिखाई देने के आधार पर। दिखाई देने के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने? 2। किनके? स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसमें 11 स्वरों का ही वर्गीकरण होगा। और इन 11 को 2 भागों में बांटेंगे। 1 नंबर पे तो होगा अपना दृश्य स्वर, और नंबर 2 की बात करें तो चलता है अदृश्य स्वर। देखो, दिखाई देने के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक तो दृश्य स्वर और 2 नंबर पे अदृश्य स्वर। दृश्य स्वर किसे कहेंगे? तो एक बार समझने की कोशिश करें। कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ और क्री। तो देखो, दृश्य स्वर किसे कहेंगे? कि जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे उन्हें दृश्य स्वर कहते हैं, और स्पष्ट तौर से दिखाई ना दे तो अदृश्य स्वर कहते हैं। तो देखो, कै, का, तो इसमें आपको कै व्यंजन के साथ कौन से स्वर का प्रयोग स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है? इसमें क्या मिला हुआ? आ। इसमें ई भी कैसी? छोटी। इसमें दीर्घ ई। ऊ कैसा? छोटा। इसमें ऊ कैसा? बड़ा। इसमें ए। इसमें क्या मिला हुआ? आई। इसमें ओ, और इसमें औ, और इसमें क्या मिला हुआ? री। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे उन्हें दृश्य स्वर कहेंगे। इन 10 का जो प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कै में ए मिला हुआ है, ये स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं दे रहा, तो ए तो हो जाएगा अदृश्य स्वर, और बाकी 10 बच गए जो हो जाएंगे दृश्य स्वर। दृश्य की संख्या 10 है और ये 10 हो जाएंगे ये। अदृश्य की संख्या 1,
और ए अकेला अदृश्य हो जाएगा। 10 और 1 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इनको 2 भागों में बांट दिए दिखाई देने के आधार पर, कौन कौन से दृश्य और अदृश्य। अगला जो वर्गीकरण है वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। 1 नंबर पे विवर्त, नंबर 2 पे अर्धविवर्त, नंबर 3 पर संवर्त और नंबर 4 पर बात करें तो अर्ध संवर्त। देखो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त, अर्धसंवर्त। विवर्त किसे कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे अधिक खुलता है उसे विवर्त स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आएगा अकेला क्या, आ का उच्चारण करेंगे तो मुख सबसे अधिक खुलता है। बात करें अर्धविवर्त की तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुख विवर्त स्वरों से थोड़ा कम खुले उन्हें अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आएंगे आई, औ और ए। इन 3 का उच्चारण करने पर मुख विवर्त स्वरों से थोड़ा कम खुलता है, सबसे अधिक खुलता है वो विवर्त होता है, इसमें आ जाएगा। और विवर्त से थोड़ा कम खुले तो वो अर्धविवर्त कहलाएंगे, इसके अंतर्गत ए, आई, ओ, औ आ जाएंगे। बात करें संवर्त स्वरों की तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे कम खुलता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आएंगे ई, उ, उ। कौन कौन से आ जाएंगे, ई, उ। कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। फिर एक आ जाएगा री, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो संवर्त में सबसे जो मुंह है या मुख है वो सबसे कम खुलेगा तो उन्हें संवर्त स्वर कहेंगे। संवर्त के अंतर्गत ई, उ, री। और जिन स्वरों का उच्चारण करने पर अर्ध संवर्त की परिभाषा समझने की कोशिश करें कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक और अर्धविवर्त से थोड़ा कम खुले उन्हें अर्ध संवर्त कहते हैं। इसके अंतर्गत ए और ओ आता है, अर्ध संवर्त में आते हैं ए और ओ। संख्या की बात करें तो कितना, 2, संवर्त की संख्या 5 और अर्ध की विवर्त की 3 और विवर्त की कितनी, 1। तो देखो 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी कितनी, 11। इन 11 स्वरों को मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त, अर्धसंवर्त। और एक कौन सा, विवर्त, नंबर 2 अर्धविवर्त, 3 नंबर संवर्त और 4 नंबर अर्धसंवर्त। इसके बाद में जो अंतिम भेद है स्वरों का वो करते हैं अपन किसके, नासिका के आधार पर। किसके आधार पर, नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने, 2। 1 नंबर पे बात करें अनुनासिक और नंबर 2 पे बात करें निर्नुनासिक। तो देखो नासिका के आधार पर स्वरों के 2 भेद करते हैं, एक तो अनुनासिक और नंबर 2 पे निर्नुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए मुख की साथ साथ नाक की भी आवश्यकता पड़े उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी अपने स्वर हैं ए, आ, ई, इनके ऊपर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु, क्या लग जाएगा, अनुस्वार। जिसके शिरोरेखा से ऊपर मात्रा होती है उसके अनुस्वार, बाकी के ऊपर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होगा, यानी इनको बिना नासिका के इनका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं होगा। निर्नुनासिक में
जिन स्वरों का उच्चारण करने पर नासिका की जरूरत या नाक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात केवल मुंह से ही उच्चारित हो जाएं, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और इसमें जो भी अपनी 11 स्वर हैं वो आएंगे, 11 जो भी स्वर हैं वो आ जाएंगे, और अनुनासिक में इनके ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। कई बार प्रश्न आता है कि नासिक के व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं, तो नासिक के व्यंजन होते हैं य, ण, य, न, में, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का अगर नासिका के आधार पर वर्गीकरण करें तो एक वो ही हो जाएंगे अनुनासिक और निर्नुनासिक। इसमें केवल ये 5 आएंगे, य, न, में, और एक अनुस्वार और आ जाएगी, और बाकी जो बच गए वो आ जाते हैं किसमें, निर्नुनासिक में। ये था वर्णों का, स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद में कुछ चर्चा और करते हैं। इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षाएं उपलब्ध होती रहें। देखो विद्वान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी जो दिवस है, हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर और 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सी भाषा का, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और इसी वजह से प्रत्येक 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। पहला हिंदी दिवस था, पहला हिंदी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को। पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। बात करें, हिंदी भारत की राजभाषा है, और ये राजभाषा केवल और केवल 9 राज्यों की राजभाषा है। कितने राज्यों की, 9 राज्यों की राजभाषा है। तो 9 राज्यों की बात करें तो इसमें यूपी, एमपी, एचपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। एक बात करें हरियाणा और बिहार, यानी इन 9 राज्यों की प्रथम राजभाषा हिंदी है। इनकी प्रथम राजभाषा हिंदी है, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजभाषा हिंदी है, और वो कौन सा है, दिल्ली। यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी प्रथम राजभाषा हिंदी है। पूरे भारत में 3 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है। बात करें, एक तो गुजरात, एक बात करें पंजाब, और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। यानी 3 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी द्वितीय राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। प्रथम इनकी खुद की जो लोकल भाषा है वो है, और द्वितीय राजभाषा क्या है इनकी, हिंदी। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है, एक तो चंडीगढ़ और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो साथियों, राजभाषा क्या है, राजभाषा क्या होती है, और भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राजभाषा किसे कहते हैं कि जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वो भाषा राजभाषा होती है। यानी मैं कह सकता हूँ शिक्षा, प्रशासन और जो न्याय की भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है, राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है। बात करें राजभाषा हिंदी की तो इसका अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख दिया गया है। और अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा हिंदी को शामिल किया गया है। यानी कुल 22 भाषा हैं, उनमें से एक हिंदी को भी शामिल किया गया है। प्राचीन काल में राजभाषा, जो अंग्रेजों के समय की बात करें तो राजभाषा
को दरबारी भाषा कहा जाता था, और राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। जैसे बात करें तो अकबर से और मैकाले तक के समय में, अकबर से लेकर मैकाले तक भारत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। नंबर 2 पे बात करें मैकाले से और आज़ादी तक जो भारत की राजभाषा थी वो कौन सी थी? अंग्रेजी थी। और बात करें आज़ादी से और अब तक, तो अब तक जो भारत की राजभाषा है वो है कौन सी? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। देखो, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या बात करें हिंदी दिवस तो वो 14 सितंबर को। प्रश्न आए विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को हिंदी का जो पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था कहाँ? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और पहला जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया वो मनाया गया 10 जनवरी 2006 को। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। और बात करें विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है कि हिंदी का जो प्रसार अधिक से अधिक विदेशों तक हो, इसके लिए विदेश मंत्रालयों में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विद्वान साथियों, पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 जनवरी 2006 को। राजभाषा आयोग, इसके लिए एक राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, और राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके बाद में जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो था उद्दंत मार्तंड। कौन सा? उद्दंत मार्तंड। और जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1826 को, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जी। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। ये हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, और हिंदी से संबंधित अपने कुछ वर्णों का, स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया होगा। और आज की क्लास में मुझे जहाँ तक अनुभव है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी बिंदु में या किसी बिंदु को लेकर चर्चा में कुछ समझ में नहीं आया हो या त्रुटि रही हो तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे पहले मैं मेरी वाणी को विराम दूँ, आप अपनी क्लास को, कक्षा को अपने मित्रों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।